देखिए सबसे पहले 36 नंबर प्रॉब्लम, आप लोग केवल देखते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। देखिए तब तक हम फिगर बनाते हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। 36 नंबर में एक ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। और ऐसा सिस्टम देने के बाद यहाँ पर इस तरह से ऐसे ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड है, देख लीजिए ध्यान से, ये आपका ग्राउंड है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को लगभग जीरो वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से इसको पुश कर दिया गया, जबकि ये स्मूथ है, क्या है पूरा चिकना है, बस इतना ही सोच लीजिए। और ये क्वेश्चन में दिया है कि 1 मीटर की हाइट पर ये है, क्या है 1 मीटर की हाइट पर है, और यह जो है 0.5 मीटर के हाइट पर है, देख लिए ध्यान से, यह जो है आपका 0.5 मीटर के हाइट पर है। अब बात समझिएगा ध्यान से अच्छी तरह से, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब कहता है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक विल पार्टिकल हिट द ग्राउंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट से, मतलब इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट से कितना दूरी पर जा करके ये हिट करेगा ऑब्जेक्ट को, वो निकालना है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जब स्लाइड कीजिएगा तो इस तरह से स्लाइड होगा, फिर इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएगा, और यहाँ के बाद ये फ्लाई करेगा हॉरिजॉन्टली। तो हॉरिजॉन्टल जब फ्लाई करेगा तो जाके ऐसे गिरेगा, तो वही कहता हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दूरी पर जाके गिरेगा, ये बताना है। देखिए सरफेस स्मूथ है, कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, ड्रैग मतलब कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है कि इसके एनर्जी को घटा दे। इसका मतलब यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो यहाँ होगा वही टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी होगा। यानी आप बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लिख सकते हैं क्या, ध्यान समझिएगा। इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए। देखिए मेथड फर्स्ट बता रहे हैं, मेथड फर्स्ट बाई कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट से चल रहे हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट से। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी के कंसेप्ट में देखिए क्या है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी पर इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए पर। देखिए बी पॉइंट उससे नीचे है और स्मूथ सरफेस है, इसीलिए लग रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्मूथ नहीं रहता तो ये भी नहीं लगता, बस समझ लीजिए बात को अच्छी तरह से। तो बी पॉइंट पर क्या है, बी पॉइंट पर स्पीड भी है और बी पॉइंट पर ग्राउंड से हाइट भी है, दोनों है, यानी mgh भी है, और आपका यहाँ पर जो है हाफ m भी बी का भी स्क्वायर है, और हाइट एट पॉइंट बी है, देख लीजिए ध्यान से, हाइट एट पॉइंट बी लिखे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, इक्वल टू यहां पर देखिएगा तो mgh एट पॉइंट ए, हाइट एट पॉइंट ए mgh दिया हुआ है, और प्लस हाफ m जीरो का स्क्वायर है, क्योंकि स्पीड जस्ट जीरो से रिलीज किया गया था। अब जरा गौर कीजिए, आपको वेलोसिटी निकालना है तो मास सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो वेलोसिटी आपको पता है कि अंडर रूट में जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, सब नहीं है, तो इसको उधर ले जाइएगा तो 2g कॉमन आ जाएगा, और एच ए माइनस एच बी बचेगा। देखिए वैल्यू समझिए। अब आप जो है बार बार कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों लगाते हैं, मत लगाइए, कंसेप्ट को डायरेक्ट इंगल्फ कर जाइए, मतलब सीधा सीधा याद कर जाइए। क्या, जब कोई ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस पर चल रहा हो, तो स्मूथ सरफेस इंक्लाइन हो, तो वेलोसिटी का फार्मूला अंडर रूट 2gh आता है, उसका प्रूफ फिर से हो गया है, यानी आप समझ लीजिए उसका फार्मूला फिर से अंडर रूट 2gh आ गया है, क्योंकि एच बी माइनस एच ए जो होगा आपका ये हाइट का डिफरेंस होगा। देखिए ध्यान से, अगर मैं रेड कलर से दिखा दूं तो आपको ज्यादा बात समझ में आएगा, यानी इसका हाइट और इसका हाइट में जो डिफरेंस है वही हाइट आपको लिया जाएगा। यानी कि आप समझ लीजिए, हम एक दो जगह नहीं बहुत बार बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं फिर से, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि आपका पेंडुलम हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, सीधा इंक्लाइन हो, टेढ़ा इंक्लाइन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका फॉर्मूला जब कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कीजिएगा सर्टेन हाइट से, तब भी बराबर यहाँ जो होगा अंडर रूट 2gh होगा, और
अंडर रूट 2GH जो होगा यहाँ फॉर्मूला जो प्रूफ अभी किए हैं 2GH, और वह H क्या होगा, वह H ये हाइट में डिफरेंस होगा, मतलब कहां से ऑब्जेक्ट चला और कहां पर आपको निकालना है वो पॉइंट हो गया। तो देखिए यहां से भी ऐसे प्रूफ हो गया, देख लीजिए बात ध्यान से, तो अंडर रूट 2GH हो गया। अब यहां से जब बात निकली आगे तो देखिए इधर से सॉल्यूशन करते हैं, तो वेलोसिटी जो होगा अंडर 2GH हो गया, तो 2 इंटू 10, और हाइट का डिफरेंस जो है यहां से यहां तक 1 मीटर है, यहां से यहां तक 0.5 मीटर है, यानी 0.5 आ गया। 0.5 गुने 2 1 होगा, यानी वेलोसिटी हो गया अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड हो गया। देख लिए ध्यान से, अच्छी तरह समझिए बात को, कितना आसानी तरीके से आपका बन गया ये क्वेश्चन, वो देखिए आपको यहाँ वेलोसिटी आ गया। अब बताइए ये ऐसा रोड है तो यहाँ से हॉरिजॉन्टली फ्लाई करेगा, जब हॉरिजॉन्टली फ्लाई करेगा तो यहाँ पर ये लैंड करेगा, तो लैंड करेगा तो कहता है ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताइए। तो अब हम आप लोग से कुछ पूछना चाहते हैं। सबसे पहले खुशी कुमारी अपना माइक ऑन कीजिए। यस सर। आप बताइए जब कोई, देखिए ध्यान से, आपसे हम ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं जब कोई ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे एट सर्टेन हाइट पर, हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल यू स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्टाइल को याद कीजिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला याद है आपको सर जब यू कोई, स्क्वायर, हाँ बोलिए बोलिए। यू स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। नहीं आपको नहीं याद है, चलिए ओम प्रकाश आपको याद है, नहीं याद है। हैप्पी राज आपको याद है, अंडर रूट 2h/g। आपको भी याद नहीं। आस्था कुमारी, यस सर। आप बताइए v हॉरिजॉन्टल, फिर से टू रूट अंडर 2GH। वो नहीं, एक्स बराबर बताना, एक्स बराबर, x बराबर रूट अंडर, नहीं याद है किनको, किनको याद है वो अपना बता सकते हैं डायरेक्ट, जिनको याद है बताइए। आप लोग फार्मूला नहीं याद करते, फार्मूला कॉपी बनाइएगा तब ना फार्मूला याद रहेगा, इसलिए बार बार बोलते हैं। कोई भी एनीवन, किन्हीं को नहीं याद है? V square by 2GH। क्या, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। V square by 2GH। एक्स बराबर होता है यू इंटू अंडर रूट 2h/g, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला। क्यों, आप याद कीजिए, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो यू स्पीड तो यही रह जाएगा बार बार, स्पीड तो बदलता नहीं है, ये बात आपको याद है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट ये भी भूल गए हैं, और जितना देर में ऑब्जेक्ट नीचे आएगा उतना ही देर में ये आगे पहुंचेगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला जो होता है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स बराबर जो होता है आपका, एक्स बराबर यू, मतलब जिस स्पीड से फेंका गया था, और टाइम का फॉर्मूला अंडर रूट 2h/g होता है, ये फॉर्मूला लागू होता है। देख लिए ध्यान से। देखिए एक बात और बता देते हैं, प्रोजेक्टाइल के बाद, प्रोजेक्टाइल के बाद, सॉरी मतलब वर्क ऑफ एनर्जी के बाद आपको पीछे का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब अब आगे का चैप्टर आपको समझ में आएगा। बस इतना ही याद कीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको वर्क पावर एनर्जी के बाद समझने के लिए आपको पीछे पूरा रिवीजन होना चाहिए, यानी आपको वेक्टर का रिवीजन होना चाहिए, आपको यूनिट डायमेंशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन काइनेमेटिक्स का पूरा रिवीजन होना चाहिए, है ना। फिर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी का सबका रिवीजन होना चाहिए, तब आगे अब रोटेशन तक समझ में आएगा। समझ में आएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा उसकी गारंटी नहीं है, समझ में आएगा इसकी गारंटी दे रहे हैं। इसलिए बात समझ लीजिए, आप लोग के पास टाइम है ना, रिवीजन करिए बैठ करके। 12 घंटा 15 घंटा घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करना है, खाना नहीं बनाना है, 18 घंटा तक पढ़िए, तब जाके काम बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल रेंज का अगर फॉर्मूला याद है तो यू तो आपको अंडर रूट 10 मीटर आया था, देख लिए ध्यान से, और इनटू अंडर रूट 2 इंटू हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला तो ये वाला लीजिएगा ना, 0.5 मीटर, 0.5 और बाई जी का वैल्यू 10, तो ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो रूट रूट कट जाएगा, आप 5 दूनी 10, 1, यानी कि 1 का रूट जो होता है 1 ही होता है, यानी 1 मीटर आपका आंसर आएगा। क्या आएगा?
1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जब ऑब्जेक्ट को छोड़िएगा तो 1 मीटर की दूरी पर यहां से जाके फेंकाएगा, मतलब यहां से 1 मीटर की दूरी पर। ये था 36 नंबर प्रॉब्लम एससी वर्मा का। ठीक है, देख लिए होंगे, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा बात। देखिए हर एक क्वेश्चन को दोबारा तिबारा बनाएंगे तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा तो कोई उपाय नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए 37 नंबर बताएंगे, जल्दी फिर से पढ़िए क्वेश्चन आगे, इसके जस्ट अगला क्वेश्चन। सर 34 नंबर भी बताइएगा ना। एकदम 34 भी बता देंगे सर 34 का बी। एकदम बता देंगे, जरूर बता देंगे, लास्ट में उसको बता देंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे 37 नंबर का। देखिए 37 नंबर प्रॉब्लम फिर से एससी वर्मा का है, उसको ध्यान से देखिएगा, है ना। 37 और प्रॉब्लम कोशिश कीजिए देखने और समझने का, और हम तो बाकी यहाँ बताने के लिए तैयार ही हैं। देखिए 37 में भी एक आपका इंक्लाइन प्लेन बनाया हुआ है इस तरह से, मतलब इंक्लाइन प्लेन जो है इस तरह से ऐसे बनाया हुआ है, देख लीजिए। और ये ऑब्जेक्ट ऐसे हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऐसे मिल गया है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ये देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर एकदम ऐसे एक ऑब्जेक्ट जो है ऐसे इस तरह से है, हैंग है, जो कि 1 मीटर की ऊंचाई पर है, ऐसा क्वेश्चन में करा है, 1 मीटर की ऊंचाई पर है। कहता है वेट जो है, यानी इसका mg का जो वैल्यू लगेगा ना, mg, वो mg का वैल्यू 10 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, जबकि ये सरफेस स्मूथ है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ए बी, ए से बी, यानी यहाँ पॉइंट ए है और यहाँ बी तक, ए से बी तक क्या है, स्मूथ है। अब बी के बाद, फर्दर बी के बाद ये रफ हॉरिजॉन्टल है, ये रफ है, ये रफ सरफेस है, बात समझ लीजिए। ए से बी तक स्मूथ है, उसके बाद रफ है। फिर क्वेश्चन में कहता है द रफ सरफेस हैज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2, यानी इसका म्यू का वैल्यू 0.2 है, ये भी क्वेश्चन में दे दिया है। अब क्वेश्चन में कहता है ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम द ट्रैक ऑफ 1 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल सरफेस, हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस। रफ सरफेस वो कितना दूर मूव करेगा, यानी कि आप याद कीजिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यदि ये ब्लॉक यहाँ से चला तो इसका कौन सा एनर्जी घटेगा और कौन सा एनर्जी बढ़ेगा, वो बताएंगे खुशी कुमारी। ये बताइए कि यहाँ से पोटेंशियल घटेगा और काइनेटिक बढ़ेगा। वेरी गुड, पोटेंशियल घटेगा और काइनेटिक बढ़ेगा, ये बात सब लोग को समझ में आ गया होगा। यानी कि ब्लॉक जब ऊपर से नीचे चलेगा तब पोटेंशियल घटेगा, काइनेटिक बढ़ेगा। यानी कि याद कीजिए, फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, फिर से लगाइए, बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगाइए। जब कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगाइएगा तो बात ध्यान से समझ लीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन में, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी आप बी पॉइंट का लिखिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कहाँ का, बी पॉइंट का, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी ए पॉइंट का लिखिए। देखिए ध्यान से, ए पॉइंट का लिखिए। अब देखिए यहाँ से स्मूथ सरफेस है इसलिए लग रहा है, स्मूथ सरफेस पर ये लगता है, बात याद कीजिएगा, और नहीं तो ये नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन जो है स्मूथ सरफेस को छोड़ के दूसरे सरफेस पर नहीं लगेगा, रफ पर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, इस बात को याद कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हाइट 0 मानेंगे तब ना, ये हाइट 0 मानेंगे तब ना ये 1 मीटर ऊंचा होगा, यानी बी पॉइंट का हाइट 0 है, तो एम जी और गुने 0 कीजिएगा, प्लस हाफ एम यू स्क्वायर कर दीजिए, जो भी है, और ए पॉइंट पर 0 स्पीड से छोड़ा गया है, तो यहाँ पर काइनेटिक 0 है और यहाँ पर पोटेंशियल mgh है। फिर से जब u निकालिएगा तो √2gh आ जाएगा, देख लिए फार्मूला। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं, बार बार ये बता रहे हैं आपको हम प्रूफ कर करके, कि अगर ऑब्जेक्ट स्मूथ सरफेस से ऊपर से नीचे चला या आपको धागा से लटका दिए तब ऑब्जेक्ट चला, याद कीजिए कोई अपोज करने वाला नहीं है। स्मूथ सरफेस हो या हवा में कोई ऑब्जेक्ट हैंग कर जाए रस्सी के सहारे, तो जितना हाइट वो नीचे जाएगा तो उसका फार्मूला स्पीड का यही होगा हर हाल में। इसलिए बार बार इतना लगाने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करना है।
लेकिन हम बार बार प्रूफ कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए, नहीं तो समझ लीजिए हमको भी ये फॉर्मूला याद है, अंडर√2gh। यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर इधर की ओर जो स्पीड होगा वो अंडर√2gh होगा, बस इतना ही याद रखिए, जितना हाइट से ये स्लाइड किया था। अब बताइए, जब ये आपको बात पता चल गया कि अंडर√2gh होगा, तो u बराबर आप निकाल लीजिए पहले, अंडर√2gh 2 × 10 × 1, क्योंकि हाइट ये 1 मीटर था, देख लीजिए। तो अंडर√2gh आने की अंडर√20 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये बात आप समझ गए होंगे। जब अंडर√20 मीटर पर सेकेंड आ गया, बात समझ गए हैं, तो अच्छी तरह से एक और बात समझने की कोशिश कीजिए। वो क्या है वो समझिए, ध्यान से समझिएगा। वो बात ये है कि यहाँ इनिशियल स्पीड मालूम है, अब ये रफ सरफेस है। क्या है? रफ सरफेस है। तो देखिए हम एक टर्म लिख रहे हैं, सब लोग ऊपर बोर्ड पर देखिएगा। देखिए हम बोल नहीं रहे हैं, डिसलेशन ऑन रफ हॉरिजेंटल रोड। चलिए नीतीश कुमार आप बताइएगा इसका फॉर्मूला क्या है, इसको बहुत अच्छे से हम याद करवाए थे क्लास में ही। नहीं बताइएगा, जिनसे पूछेंगे। पल्लवी जोशी आप बताइए, लिखा हुआ है इसलिए पढ़ के खुद बता दीजिए, हम ज्यादा आपको टेंशन देने की कोशिश नहीं करेंगे, बस इतना ही याद रखिए। प्रणव श्री आप बताइए, नहीं बताइएगा। चलिए खुशी कुमारी बताएंगे। सर माइनस म्यू जी, वेरी गुड। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, माइनस क्या? म्यू जी होना चाहिए, देख लीजिए। यानी माइनस म्यू जी होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। डिसलेशन। और अब बताइए, हम सबसे पहले वर्क ऑफ एनर्जी में चले, फिर देखिए फ्रिक्शन में एंटी मारे। अब जब इतना बात पता चल गया तो माइनस और म्यू का वैल्यू 0.2 है इंटू 10, यानी एक्सलेरेशन जो है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब यहां से वैल्यू लगाइएगा v² u² ट्वाइस ax। अब काइनेमेटिक्स देखिए, 3 चैप्टर को ये कनेक्ट कर रहा है क्वेश्चन, 3 चैप्टर, तीनों रिवीजन होना चाहिए आपको हर हाल में। ये ब्लॉक जब यहाँ चलेगा कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा, इसका वेलोसिटी 0 होने वाला है। तो यही कहा था, ये कितना दूरी तय करेगा, ये डिस्टेंस बताया, यानी कितना दूरी तय करने के बाद ऑब्जेक्ट फिर से रुक जाएगा। तो यही कह रहा था, तो यहाँ फार्मूला फाइनल वेलोसिटी तो 0 होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कीजिए, तो इनिशियल वेलोसिटी अंडर√20 है, उसको स्क्वायर कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। -2 ए का वैल्यू 2 है इंटू एक्स, तो देखिए x बराबर जो हो जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। देख लिए ध्यान से, सभी लोग को समझ में आ गया? देख लिए ध्यान से, सभी लोग को समझ में आ गया कि किन्हीं को कष्ट भी है? जिनको जो डाउट है डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, तभी मजा आएगा, बस इतना ही समझ लीजिए। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत टेंशन नहीं। आशीष कुमार समझ में आ गया बात? आशीष झा बोलिए जल्दी से। देखिए हम दूसरा मेथड बताते हैं, ये मेथड तो था ही, अब हम दूसरा मेथड भी बतलाते हैं, इसको समझिएगा ध्यान से, जो कि एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन, चाहेंगे तो उतना ही दूर में बना देंगे दूसरा मेथड, लेकिन मिटा के बनाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप जो यहाँ क्वेश्चन बनाए इतना लंबा में जा करके, वो उतना देर बनाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना जल्दी है उतना जल्दी सोच सकते हैं आप। देखिए एक सोचने का तरीका ये भी है कि आप क्या कीजिए, आप सीधा यहां से ऑब्जेक्ट चला, यहां पर गया, यही ना, इधर आया तो एनर्जी लॉस किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका स्मूथ सरफेस है और ये फ्रिक्शन वाला है। तो इसका यहां से चला तो स्पीड 0 और यहाँ भी 0, तो बीच में तो काइनेटिक था। लेकिन हम काइनेटिक की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बीच वाला तो काइनेटिक गेन किया फिर लॉस कर गया, कहानी खत्म। लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे आया यानी इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, तो एनर्जी गया कहाँ? तो सीधा सीधा लाइन में सेकंड मेथड में लिख सकते हैं कि इसका जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में चला गया होगा। यानी वर्क बाय फ्रिक्शन इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो गया होगा। डायरेक्ट सीधा सीधा बात याद कीजिएगा।
इसका जो पोटेंशियल एनर्जी घटा वो एनर्जी कहाँ गया, काइनेटिक में जाना चाहिए था, लेकिन काइनेटिक फिर 0 हो गया। इसका मतलब पोटेंशियल जो घटा वो हर हाल में कौन लॉस करवा दिया, काइनेटिक ने आपका कौन, वर्क बाय फ्रिक्शन। और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर वर्क बाय फ्रिक्शन क्या होता है, वर्क बाय फ्रिक्शन होता है आपका, देखिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तब फोर्स का जो फार्मूला होता है यानी फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, देख लीजिए ध्यान से, इक्वल टू लॉस में क्या होता है माइनस mgh होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम जानबूझ के लंबा किए हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू mg इंटू एफ, कॉस 180 डिग्री होगा क्योंकि मोशन इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फ्रिक्शन फोर्स इधर है, इसलिए कॉस 180 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस तो गायब हो जाएगा, अब माइनस mgh। अब देखिए ध्यान से, mg गायब हो गया यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया h बाई म्यू। देखिए कितना आसान फॉर्मूला आ गया। अगर ये सब कंसेप्ट आपको एग्जाम में याद रहेगा तो आप तो धमाका कर दीजिएगा, बस समझ लीजिए। आप देख लीजिए ये सब टेक्निक अगर आ गया एग्जाम में और डायरेक्ट आपको याद है पहले से, तो x बराबर h बाई म्यू, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जितना देर में क्वेश्चन पढ़िएगा उससे बहुत कम देर में आपसे सॉल्यूशन होने वाला है, यानी x बराबर h बाई म्यू आया। आने की कंसेप्ट को अगर समझ करके याद किए, ऐसी टाइप का प्रॉब्लम पूछ दिया तो आपको तो मजा आ जाएगा एकदम हर हाल में। नहीं, देख लीजिए हम जो बता रहे हैं वो बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो बात जब समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो h बाई म्यू, तो h तो 1 मीटर था और म्यू था 0.2 यानी 5 मीटर, डायरेक्ट आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन जाता है वो समझिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, बस इतना ही समझ लीजिए, बशर्ते कि पीछे सारा रिवीजन होना चाहिए आपको, तब काम करेगा दिमाग, अन्यथा कोई उपाय नहीं है, बस इतना ही याद रखिए, है ना। सर ये लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैसे हुआ? कैसे नहीं होगा आप ही बताइए। ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ ना, वो कहाँ गया, काइनेटिक में, काइनेटिक भी लॉस कर गया, तो उसको कौन लॉस करवाया, आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन। यानी सीधा सीधा कहिए ना कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ था उसी को लॉस करवाया है। देख लीजिए, मतलब हम आपको दिए 100 रुपया, आप दीजिए दूसरे को 100 रुपया, तो फाइनली हमको लॉस हुआ, जिसको गेन हुआ उसको इक्वल कर दिया। आपको बीच वाले को कोई बात ही नहीं करना है कि बीच वाले का क्या हुआ, ठीक है। अब 38 नंबर प्रॉब्लम बताएंगे। देखिए ये सारा हम वीडियो डाल देते हैं यूट्यूब पर, उसको ध्यान से देखिएगा। आपको सोल्यूशन अभी लिखने की होता है, अभी समझिए सिर्फ, आप दोबारा घर में अपने से बनाइए सोल्यूशन। और जब नहीं समझ में आए तो यूट्यूब खोलिए, मेरा सोल्यूशन देखिए, और ये काम आज सोने के पहले होना चाहिए। आप समझिए, होमवर्क जो है, जो अभी क्वेश्चन समझे हैं उसको एक बार रात होते होते बनाइएगा, तब आपके दिमाग में रहेगा, नहीं तो बात गड़बड़ हो सकती है, बस इतना ही याद रखिएगा। देखिए उसके अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। कहता है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l ओवरहैंग अ टेबल विथ 2/3 पार्ट ऑन द टेबल, तो फाइंड द वर्क डन बाय पर्सन टू पुट द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। यानी कि देखिए 2/3 है जो टेबल पर रखा हुआ है, यानी कि अगला जो क्वेश्चन है आपका 38 नंबर प्रॉब्लम एससी वर्मा का, ये जेई एडवांस में पूछा हुआ है, जेई मेन में पूछा हुआ है, नीट में आया हुआ है, सब जगह ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस इतना ही समझ लिया, एक से ज्यादा बार। देखिए एक आपका स्मूथ टेबल है, ये टेबल है जो क्या है, स्मूथ टेबल है, स्मूथ टेबल है, बस इतना ही समझ लीजिए। इस पर चेन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, चेन। चेन मतलब समझते हैं ना आप, जो गले में पहनते हैं आप लोग, सोने का चेन, ये भी चेन। तो क्वेश्चन में जानते क्या कर रहा है, एक चेन जितना लंबा है ना उसका l/3 पार्ट, मतलब इतना जो है वो l/3 पार्ट जो है चेन की लंबाई वो लटका हुआ है, और ये स्मूथ है, तो छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएगा ना, स्मूथ है तो छोड़ दिए तो नीचे गिर जाएगा। और 2l/3 पार्ट ऊपर रखा हुआ है, 2l/3 पार्ट है जो कहाँ है, ऊपर रखा हुआ है, तब में टोटल चेन की लंबाई l होगा। यानी l जो है लेंथ ऑफ चेन है, लेंथ ऑफ चेन है, देख लीजिए ध्यान से, और m जो है वो मास ऑफ चेन है, मास ऑफ चेन है, इस बात को समझिए। अब कहता है एक आदमी है, मतलब आप ही हैं, इसको एक फोर्स F लगाना है। अब F फोर्स लगाए रहे तो रुका रहेगा, लेकिन कहता है आप फोर्स लगा करके धीरे धीरे क्या कीजिए, इसको ऊपर की ओर खींचिए,
आप पूरा चेन उठा करके आपको ऊपर टेबल पर रख देना है। आप जैसे रखिए, खींच के रखिए, उठा के रखिए, जो भी करके रखना है। तो कहता है इस प्रोसेस में आप कितना वर्क डन करेंगे ये बताइए। तो इसको मैं 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। एक जो है आपका इंटीग्रेशन मेथड बताएंगे, एक सिंपल मेथड। तो देखिए ये चेन को उठा के ऊपर रखना है। तो सबसे पहले एक बात बताइएगा, ध्यान से अच्छी तरह से समझिएगा, यहाँ पर क्यों हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कब यूज होता है, उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ध्यान से जब समझिएगा बात को अच्छी तरह से, तो यहाँ पर देखिए क्या है, आप बताइए अभी जब खींचेंगे, अभी इस समय जब खींच रहे होंगे, तो यहाँ पर जो है चेन की लंबाई L/3 लटका हुआ है। और यूनिटी मेथड अगर आता होगा तो याद कर लीजिए अच्छी तरह से, यूनिटी मेथड अगर आता हो तो याद करिए इसका मास होगा m/3 लटका हुआ का, और इसका मास होगा 2m/3 हो जाएगा। कहिए क्यों, दोनों को जोड़िए, देखिए m आ जाएगा, दोनों को जोड़िए, m/3 2m/3 m आ जाएगा। इसका मतलब अभी जब फोर्स लगा रहे हो खींचने के लिए, तो m/3 इंटू जी फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो अभी चेन को खींचने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा तो मास इसका घट जाएगा, तो कम फोर्स में ही चेन ऊपर जाने लगेगा। और थोड़ा ऊपर चढ़ा दीजिए तो कम ही फोर्स में ऊपर जाने लगेगा। इसका मतलब फोर्स वेरिएबल हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, फोर्स वेरिएबल क्यों हुआ, तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, फोर्स वेरिएबल क्यों हुआ। तो फोर्स वेरिएबल इसलिए हुआ क्योंकि आप बात समझ रहे हैं कि पहले चेन ज्यादा लटका हुआ है, तो आपको खींचने में ज्यादा ताकत लगाना पड़ा होगा। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे आपको क्या होगा, ताकत कम लगाना पड़ेगा, चेन ऊपर जाते चला जाएगा। तो वर्क जो है वेरिएबल हो गया, क्योंकि फोर्स वेरिएबल हो गया, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तब इसको बनाने का एक टेक्निक क्या है वो समझिए, यहीं से ये टेक्निक चालू होगा। और अब जो चालू हो रहा है टेक्निक ना, सबसे ज्यादा तो धमाल मचाएगा आपको सेंटर ऑफ मास में, सब इंटीग्रेट करवाएगा, है ना। उसके बाद कोलिजन, है ना। तब समझ लीजिए बात को, आपको कितना काम यहाँ करना पड़ेगा। आगे के टॉपिक को समझने के लिए पीछे पूरा पूरा रिवीजन होना चाहिए। अब थोड़ा बहुत रिवीजन से कोई काम नहीं चलेगा, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। बस रिवीजन कीजिए, डाउट होता है हमसे पूछिए, हम जरूर बताएंगे। तो लेंथ ऑफ चेन है और m क्या है, मास ऑफ चेन है। तो अब जरा बात समझिएगा ध्यान से, जब इसको हम ऊपर की ओर पुल करेंगे तो हम वैसे नहीं करेंगे। मान लेते हैं फर्स्ट वी डिवाइड द चेन इनटू मेनी स्मॉल पीसेज, यानी यहां लिखते हैं फर्स्ट वी डिवाइड द चेन या हैंगिंग चेन इनटू मेनी पीसेज, मेनी पीसेज, वन सच पीस टेकन, पीस टेकन, उसमें से एक पीस कंसीडर करेंगे या टेकन लेंगे। देखिए इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड किया, हजारों पीस में डिवाइड किए, एक छोटा सा पीस इसको कंसीडर किए हैं, जिसका लेंथ क्या माने, डीएल नहीं मानेंगे, मान लेते हैं dx या ds, जो भी मान लेते हैं कि dx इसकी लंबाई है। और जहां कंसीडर किए हैं वो वर्टिकल पोजीशन से x नीचे है। अब बताइए, तो बहुत छोटा सा पीस हो गया, तो मास ऑफ स्मॉल पीस कैसे निकालिएगा, तो एक एक नियम से बनाना पड़ेगा। एक एक नियम, अनयूनिटी मेथड, क्या ऐसे लिखेंगे, लेंथ L हैव मास M। अगर लेंथ 1 हो जाए तो मास जो होगा आपका m/l हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, एक एक नियम, यूनिटी मेथड। और अगर लेंथ dx हो जाए तो जो मास हो जाएगा वो क्या होगा, m/l इंटू dx हो जाएगा, यानी इसका मास निकाल दिए। अब ये छोटा सा पीस बन के रह गया, देख लीजिए ध्यान से, एक छोटा सा पीस बन के रह गया, तो वर्क डन, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्मॉल पीस। मतलब आप बताइए, इसको उठा करके ऊपर रख रहे हैं तो आप वर्क डन कितना किए, तो जितने इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, आप पोटेंशियल एनर्जी जो बढ़ा यानी dw जो हो गया mgh होगा, तो dm मास स्मॉल, g इंटू h,
तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर लिखिएगा, डीएम के मतलब वैल्यू यही है, मास ऑफ स्मॉल पीस, यही डीएम होगा क्या, एम बाई एल इंटू डी एक्स और जी गुने एक्स। तो टोटल वर्क जब निकालने चलिएगा, टोटल वर्क तो इंटीग्रेट कीजिएगा और m बाई एल इंटू जी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा x इंटू डी एक्स का। लिमिट कहां से कहां लेके जाइएगा, तो लिमिट की अगर बात करते हैं तो समझिए बात ध्यान से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ का जो सबसे छोटा पीस होगा वो जस्ट आपको यही हाइट पर दिखाई देगा, तो इसका तो हाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी उसका 0 हाइट। लेकिन जो सबसे नीचे का जो पीस होगा उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना L/3 हाइट तक बढ़ाना पड़ेगा। यानी बात समझिए, लिमिट हम कहां से ले रहे हैं, 0 से लेकर के L/3 तक क्यों लिए उसका रीजन समझिए, 0 से लेके L/3 क्यों लिए उसका रीजन समझिए, और तब बात समझ में आएगा। तब टोटल वर्क जब कीजिएगा तो यहाँ m बाई एल इंटू जी रह गया, इंटीग्रेशन कीजिए, 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा और 0 से L/3 होगा, 2 बाहर आ जाएगा, mg/2l हो गया नीचे, इंटीग्रेशन कीजिए, L/3 का होल स्क्वायर होगा और -0 का होल स्क्वायर होगा, तो L²/9 हो गया, यानी mg/2l इंटू L²/9 हो गया। देखिए याद कीजिए, एक एल से एक एल कट जाएगा, यानी mgl/18 आपका आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, यानी कि बात समझ लीजिए कि आपको इस तरह से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और किन्हीं को भी कोई कंसेप्ट में कहीं भी कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम जरूर फिर से बताने के लिए तैयार हैं। एकदम दिल खोल करके क्वेश्चन पूछिए, जो मन में आए वो पूछ सकते हैं, जो मन में आए वो पूछ सकते हैं, बस इतने ही याद रखिए। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, अब क्या पूछ रहे थे, अभी तक मिटाए हम नहीं हैं। तो वो dx वाला बताइए ना, ये dx वाला, yes, देखिए यहाँ यूनिटी मेथड लगाए हैं, यदि पूरे चेन की लंबाई l है तो पूरे चेन का मास m होगा, अगर चेन की लंबाई 1 हो जाए तो l लेंथ का मास m है, तो 1 के लिए क्या करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग 5-6 क्लास में पढ़ते थे कि 10 पेन का दाम 50 रुपया आता है, एक पेन का दाम 10 से भागा देके निकाल लेते थे, और फिर 3 पेन का निकालना रहता था उससे गुना कर देते थे। वही अलग कंसेप्ट तो यहाँ लगा रहे हैं कि यदि लेंथ l है तो मास m है, यदि लेंथ 1 है तो मास m/l होगा, और यदि लेंथ dx है तो मास m/l इंटू dx होगा। यानी ये मास है स्मॉल पीस का, यानी ये dm का वैल्यू है, ये हम इतना कहना चाह रहे हैं, ये dm का वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि dm पीस का जो मास है वो ये हो गया। अब ये बहुत सारा पार्टिकल के जैसा बिहेव कर रहा है, इस पार्टिकल को यहाँ से ऊपर ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस पार्टिकल का जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, तो वही लिखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल पीस। स्मॉल पीस का जो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ उसके बराबर वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन का dm इंटू GH हो गया फॉर्मूला। और हाइट कितना रेज किया आप, h के बदले x होगा, h के बदले x होगा, और dm के बदले वैल्यू पुट कर दिए, m/l और इंटू g जो है आपका कांस्टेंट है, इस चेन का लंबाई कभी नहीं बदलेगा, इस चेन का मास कभी नहीं बदलेगा, और g तो कभी नहीं बदलता, जो कांस्टेंट है बाहर कर दिए, फंक्शन x dx आया, इंटीग्रेशन का फंक्शन आ गया। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, अगर यहाँ का छोटा पीस की बात कीजिए, सबसे टॉप पोजीशन, जिसे इसको लाखों पीस में डिवाइड किए होंगे, एक छोटा पीस यहाँ होगा, उस पीस की अगर बात कीजिएगा, उस पीस को ऊपर उठा के रखने में कितना आपको हाइट चेंज करना पड़ेगा, तो 0। लेकिन सबसे ज्यादा हाइट कहाँ का, यहाँ वाला चेंज करना पड़ेगा, L/3 हाइट चेंज करना पड़ेगा, तो वही 0 से L/3 तक इंटीग्रेट कर दिए, तो आंसर आपका आ गया। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए, बोलिए जरा ध्यान से, देख लीजिए, अच्छी तरह से बात को समझ लीजिए, आगे बढ़ें। तो चलिए अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, और वह मेथड जो है कितना आसान होगा उसको समझिएगा, है ना, इतने ही दूर में बन जाएगा, हमको आगे बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप खुद बता दीजिएगा सर यही आंसर होगा। उसको सेंटर ऑफ मास मेथड कहते हैं, उसको सेंटर ऑफ मास मेथड कहते हैं,
यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को फिर से हम बना रहे हैं। और देखिए इस पर चेन जो है 2/3 पार्ट रखा हुआ है और आपका L/3 पार्ट जो हैंग है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो चेन की लंबाई है L/3 है, बस समझ लीजिए। और इसका मास भी M/3 होगा, ये भी बात समझ में आ गया आपको पहले से। अब बताइए इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इसका क्या होगा, ये बात आप समझाइए हमको। इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास आखिर क्या होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब इसका सेंटर ऑफ मास आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो जरा याद कीजिए क्या होगा। सेंटर मतलब रॉड, देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, देखिए इस पेन का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये हमको खोजना है डायरेक्ट। हम कुछ नहीं करेंगे, देखिए अंगुली को ऐसे रखेंगे, इस पर पेन को रखेंगे, देखिए पेन गिर गया, सेंटर मास ये नहीं है। आप ऐसा पोजीशन खोजिए, ऐसा पोजीशन खोजिए कि जहां से ये पेन है रखने के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो वो पोजीशन जो होगा आपका क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा। यानी यह जो पोजीशन है इसका सेंटर ऑफ मास है, देख लिए ध्यान से, यानी कि ये पोजीशन सेंटर ऑफ मास हुआ। यानी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होगा, तो अगर यूनिफॉर्म चेन है तो इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच होगा। तब बीचों बीच होने का मतलब दिस इज द सेंटर ऑफ मास, यानी ये पोजीशन जो है आपका सेंटर ऑफ मास का, COM सेंटर ऑफ मास का पोजीशन है। इसके बाद यही चैप्टर पढ़ेंगे कोलिजन, इसके बाद पढ़ेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे तब कोलिजन, क्योंकि कोलिजन में सेंटर ऑफ मास का हम लोग यूज करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ेंगे तभी कोलिजन, यानी अगले क्लास में सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास हुआ। तो सेंटर ऑफ मास का जो बात आप कीजिए तो हाइट से यहां तक सेंटर ऑफ मास का जो हाइट होगा वो L/6 हो जाएगा। क्यों, ये L/3 है, इसका आधा L/6 होगा और इसका मास तो वही होगा। अब आप क्या कीजिए, इस पूरे चेन का मास यहां पर कंसीडर कर लिए, इस रेड पोजीशन पर कंसीडर कर लिए। तो इस चेन को भूल जाइए, आप सोचिए कि यहाँ एक ब्लॉक है रखा हुआ जिसका मास M/3 है और हाथ टेबल से L/6 नीचे है। तो आपको वर्क डन बराबर क्या होगा, वर्क बराबर होगा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का जो इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल वही वर्क डन होगा। तो सेंटर ऑफ मास का इंक्रीज पोटेंशियल कितना हुआ है, mgh। तो m के बदले क्या लिखेगा, M/3 और g, और h के बदले कितना लिखेगा, L/6। देखिए आंसर क्या हो गया, mgL/18। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपका ज्यादा बेहतर है बनाने के लिए, देख लिए ध्यान से। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए कि दो मेथड है, दोनों मेथड में कितना का फर्क है वो समझ लीजिए आप ध्यान से अच्छी तरह से, तभी आपको बात पता चलेगा। ठीक है, बात समझने की कोशिश कीजिए तब बात पता चलेगा आपको। आगे बढ़ें, देख लिए ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे थे जो। तो देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। चलिए, तो ये भी आपका सेकंड मेथड भी समझ में आ गया है। तो अब आप लोग की बारी है ना, मेरी बारी नहीं है। अब एक क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाना है। क्वेश्चन हम बोर्ड पर देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, क्वेश्चन सिर्फ बना के दिखलाना है। ठीक है, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कौन जल्दी से बना के भेजते हैं हम उसकी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये यूनिफॉर्म चेन है ना, ऐसे जो हैंगिंग पार्ट ऑफ चेन है, ये हैंगिंग पार्ट जो है 2L/3 पार्ट हैंग कर रहा है और L/3 पार्ट ऊपर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन वही है कि इसको पूरा ऊपर ले जाने में आपको वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बना करके हमको भेजिएगा फिगर के साथ, सिर्फ आंसर लिख करके नहीं भेजना है। देखिए हम मोबाइल आपके पास रखे हुए हैं देखने के लिए कि कौन सबसे पहले हमको, मास सेम है, हाँ मास m है। देखिए ऐसे होना जो अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर प्रॉब्लम, भेजे हैं सर। ठीक है।
39 नंबर प्रॉब्लम में देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। यूनिफॉर्म चेन of length L and mass and overhang horizontal table with 2/3 part of the table. The friction coefficient between table and chain is mu. Find work done by friction force during the period of the chain slip of the table. देखिए ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा सा पार्ट बदला हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे देख लीजिए। अब यहाँ पर है 2/3 जो है आपको यहाँ पर रखा हुआ है ऐसे चेन, 2/3 यहाँ पर है ऐसे लटका हुआ है, और 1/3 जो है आपका लटका हुआ है। इस बात को समझ लीजिए। 1/3 यानी L/3 या M/3 जिसको कहते हैं वो क्या है आपका हैंगिंग पार्ट है। क्या है आपका वो हैंगिंग पार्ट है, इस बात को समझ लीजिए। और यहाँ पर जो है आपका बात को समझने की जब कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा उसको समझिए, है ना। तो अब कहता है यहाँ पर रफ सरफेस है, क्या है यहाँ पर आपका रफ सरफेस है, और कहता है धीरे धीरे ये पूरा चेन स्लिप ऑफ कर गया है। जब पूरा चेन स्लिप कर गया है तो कहता है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द पीरियड चेन स्लिप ऑफ द टेबल। वर्क डन आपको निकालना है टोटल कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा, बात समझ लीजिए। यानी वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए कह रहा है कि क्या होगा। तो देखिए इसको जब बनाइएगा तो इसको बिना इंटीग्रेशन का आप नहीं बना सकते हैं, बात समझ लीजिए। अब आपका ये समझिए इसको भी, यानी देखिए क्या लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट वी डिवाइड द चेन, फर्स्ट we divide the chain into many small pieces. One such piece taken, है ना, उसमें से कुछ पीस लेंगे। वन सच पीस टेकन, आए बात समझ में, वन सच पीस टेकन, इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। वन सच पीस टेकन यानी फर्स्ट भी डिवाइड द चेन इनटू मेनी स्मॉल पीसेज, वन सच पीस टेकन, है ना। तो वन सच पीस टेकन में क्या करेंगे, एक छोटा सा पीस आप लेंगे। तो बात समझ लीजिए, एक छोटा सा पीस जो है आप किस तरह से लेंगे उसको समझिए अच्छी तरह से, ठीक है। अब इसको बहुत सारे पीस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो कैसे, इसको बहुत सारे पीस में डिवाइड कर, मान लीजिए एक छोटा सा पीस कंसीडर किए यहाँ पर किए, ये dx पीस है। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो इसी पर लगेगा, तो इसीलिए इसको डिवाइड कर रहे हैं। और यह पीस जो है कितना दूर रफ सरफेस पर चल करके हवा में आ जाएगा, कितना दूर चलने लगता है, यहाँ से यहाँ तक। तो मान लेते हैं इस एंड से ये x दूरी पर है, इस एंड से वो कितना दूरी पर है, x दूरी पर है। इस बात को समझ लीजिए, मान लिए हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम इसको मान लिए हैं कि आखिर ये कितना दूरी पर जो है, आए बात समझ में। इसको क्या किए, मान लिए हैं इस तरह से। तो जब मान लिए हैं तो बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये इतना दूर जाएगा। तो सबसे पहले मास ऑफ अ स्मॉल पीस निकालिए। तो डायरेक्ट लिख दे मास ऑफ अ स्मॉल पीस। मास ऑफ अ स्मॉल पीस जो होगा, स्मॉल पीस यानी डीएम जो होगा वो अभी अभी निकाले थे, याद कीजिए। m/l इंटू dx लिखे थे, याद कीजिए। m/l इंटू क्या होगा यहाँ पर dx होगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। m/l इंटू dx होगा। जब ये x दूरी जाएगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ स्मॉल पीस की बात कीजिएगा उसके लिए, तो dw होगा। और देखिए F इंटू एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी F x इंटू कॉस थीटा होगा। इस बात को समझ लीजिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो ज्यादा कोई भारी नहीं है। देखिए अब बताइए इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जो होता है कहां पर, वो होता है म्यू mg, तो dm इंटू जी होगा, याद कर लीजिए। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, म्यू mg होगा। अब ये सब पीछे से याद होना चाहिए, रिवीजन में रहना चाहिए, डायरेक्ट नहीं तो हवा में कोई काम नहीं होगा, इस बात को समझ लीजिए। ये सब पीछे से जब तक रिवीजन में नहीं रहेगा काम नहीं होगा।
इसीलिए बोल रहे हैं कि अब पूरा रिवीजन होना चाहिए पीछे। डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे, तो म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और डीएम, डीएम के बदले वैल्यू पुट कीजिए म्यू एम जी, डीएम के बदले एम बाई एल इंटू डीएक्स, एम बाई एल इंटू डीएक्स, म्यू एम जी, ये हुआ अभी फ्रिक्शन फोर्स हुआ, इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, तो कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो वर्क डन इधर होगा, तो माइनस साइन होगा केवल, और कुछ नहीं होगा। तो टोटल वर्क बाय फ्रिक्शन जो होगा, टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू होगा, सीधा सीधा बात। तो इंटीग्रेशन जब करने लगेगा तो जो जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिखिए, म्यू एम जी एल कांस्टेंट है उसको बाहर कीजिए, और इंटीग्रेशन के अंदर आ गया x इंटू डी एक्स, और cos 180 का वैल्यू माइनस होता है, वो माइनस में आ गया आपका। अब लिमिट खोजिए, अगर यहाँ का जो पीस होगा, यहाँ वाला जो पीस होगा, ये अगर यहाँ से नीचे उतरा तो इसको डिस्प्लेसमेंट लगभग 0 तय करना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पीस का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2l/3, जितना ऊपर रखा हुआ है उतना दूरी तय करना पड़ेगा, यानी कि ये 0 से 2l/3 तक आपका इंटीग्रेशन का लिमिट होगा। क्यों हुआ वो समझिए बात को। हमने क्या कहा उस बात पर ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। हमने कहा कि अगर यहाँ का पीस लीजिएगा तो इसको जस्ट उतरने में 0 दूरी तय करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वाला को सबसे ज्यादा दूर। तो इंटीग्रेट जब कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई एल, इंटीग्रेशन का लिमिट होगा x²/2 और 0 से 2l/3 तक होगा, 2 बाहर आ जाएगा, इस बात को समझ रहे हैं। माइनस म्यू एम जी बाई 2l आ जाएगा बाहर, और होगा 2l/3 का होल स्क्वायर और माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये आ जाएगा 4l²/9, तो आपका वर्कडन बाई जो फ्रिक्शन हो जाएगा आपका, तब हो जाएगा माइनस म्यू एम जी बाई 2l, और हो जाएगा 4l²/9, ये 2 से कट जाएगा, यानी आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस म्यू 2mg/l/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 9, यानी कि ये होगा, या आप वर्क बराबर लिख सकते हैं सीधा, वर्क बाई फ्रिक्शन जो होगा टोटल, वो फ्रिक्शन क्या होगा, -2/9 म्यू एम जी एल होगा। देख लीजिए डाटा, बात समझना है कि नहीं आप लोग बताइए। अब देख लीजिए ध्यान से, अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाने का कोशिश कीजिए, हम जरूर समझाएंगे फिर से दोबारा। देखिए फिजिक्स का ये सब पार्ट है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सबसे डरिए नहीं, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, हम जरूर आपको हेल्प करेंगे, बस इतना ही समझ लीजिए। देखिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 40 नंबर क्वेश्चन। हम लगातार बतला रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना, हम लगातार बता रहे हैं, कम से कम दोबारा जरूर बना लीजिएगा, हम यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगले क्लास में जो चैप्टर नया चालू होगा उसका नाम होगा सेंटर ऑफ मास, पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद कोलिजन, पहले सेंटर ऑफ मास तब कोलिजन, ठीक है। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से, हम आगे क्वेश्चन पर चल रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका 40 नंबर प्रॉब्लम है। देखिए उसमें जो दिया हुआ है, देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 40 नंबर जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान से देखिए। 40 नंबर प्रॉब्लम को देखिए, देखिए 40 नंबर कहता है ब्लॉक प्लेस है जो इतना रफ ट्रैक है। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से, यहाँ से जो ब्लॉक है ऐसे है हॉरिजॉन्टल पार्ट, और वहां से फिर ये नीचे की ओर गया है और फिर ये ऊपर की ओर चढ़ गया इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से इस तरह से आपका फिगर बनाया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। ये 1 kg का ब्लॉक है जो यहाँ पर जस्ट रखा हुआ है, 1 kg का ब्लॉक है, बस इतना ही है। और ये जो है आपका रफ ट्रैक शोन इन द फिगर, स्लाइटली पुश टुवर्ड्स राइट
इट स्टॉप द पॉइंट बी, ए पॉइंट से इसको स्लाइटली पुश किया गया है, यानी जीरो वेलोसिटी से इसको पुश किया गया, और फिर बी पॉइंट पर आने के बाद भी इसका वेलोसिटी जीरो हो गया है, बी पॉइंट आने के बाद भी वेलोसिटी जीरो हो गया है, जबकि ये रफ सरफेस है। क्या है ये जो है अब की बार रफ सरफेस है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। और फिर कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग ट्रांजिशन ए टू बी। ए से जब बी गया है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो है आपका 1 मीटर की हाइट पर था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये 0.8 मीटर का हाइट पर था, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, वही आपका दो डाटा दिया हुआ है यहाँ पर 0.8 और 1 मीटर। कहता है ए से जब भी गया तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए क्या होगा। तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सोचिए, तब क्वेश्चन बन जाएगा एक लाइन में। आप बताइए जब पुश किए होंगे जीरो वेलोसिटी से तो इसका स्पीड बढ़ने लगा होगा, स्पीड इतना बढ़ गया होगा कि फिर ऊपर चढ़ने लगा तो स्पीड घटा होगा और फिर जाके रुक गया। याद कीजिए पहले काइनेटिक नहीं था, बाद में काइनेटिक नहीं है, बीच में स्पीड आया था, नहीं काइनेटिक था। लेकिन जब शुरुआत में नहीं है और लास्ट में नहीं है तो काइनेटिक को मत कंसीडर कीजिए। नहीं कंसीडर कीजिएगा तो जानते क्या फायदा होगा आपको। आप सीधा सीधा आप सोचिए, इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी घटा कि नहीं, आप लोग बताइए। इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी घटा कि नहीं। तो इस ब्लॉक का जब पोटेंशियल एनर्जी घटा तो याद कि इस ब्लॉक का जब पोटेंशियल एनर्जी घट गया वो एनर्जी गया कहाँ, बोलिए जल्दी से। इस ब्लॉक का जब पोटेंशियल एनर्जी घट गया तो एनर्जी कहाँ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में चला गया। यानी कि आप लिख सकते हैं कि वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो क्या होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक होगा। याद कर लीजिए, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक होगा, इस बात को समझ लीजिए। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक कितना होगा, तो लॉस ऑफ जब पोटेंशियल एनर्जी की बात कीजिएगा, हाँ बोलिए। तो देखिए लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जब क्या चीज फिर से बोलिए। वर्क बाय फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक दोनों में गया ना। तो काइनेटिक तो बीच में है फिर नहीं है, तो हम तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं, तो बीच वाले का बात ही नहीं लेना है, क्योंकि बीच वाला कोई इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल सीधा लगा देंगे, यानी कि लॉस में माइनस आ जाएगा और mgh हो जाएगा, और माइनस m का वैल्यू है 1, g का वैल्यू है 10, और हाइट में चेंज कितना सा आया, तो ये 1 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आपका 0.8 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 1 माइनस 0.8 मीटर यानी 0.2 आई इंटू, तो हो गया आपका क्या, -2 जूल। आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए -2 जूल आ जाएगा आंसर। कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। देख लीजिए ध्यान से। सर एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दें। देखिए ध्यान से अगर बात को समझिएगा तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक ब्लॉक है जो सर्टेन हाइट पर रखा हुआ है, जो कि 1 मीटर की हाइट पर है। यहाँ पर जीरो वेलोसिटी से जस्ट पुश किया गया है, तो mg के कारण इसका स्पीड बढ़ने लगा होगा। काइनेटिक में मतलब आ गया। अब फ्रिक्शन के द्वारा भी लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन है, पूरा रफ सरफेस है, लेकिन स्पीड बढ़ जाने के बाद फिर ये ऊपर भी जा गया और यहाँ जाते जाते ये रुक गया। जब यहाँ पर रुक गया तो पहले काइनेटिक आया, फिर काइनेटिक लॉस हो गया। तो काइनेटिक का बात मत कीजिए। अब ये सोचिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ अगर स्मूथ रहता तो ऑब्जेक्ट यहाँ रुकता नहीं, अगर स्मूथ रहता तो यहाँ पर वेलोसिटी होता √2gh, जो फॉर्मूला हम पिछले क्लास में निकाले हैं और आज भी 3-4 बार निकाल चुके हैं क्वेश्चन में। तो ये अगर स्मूथ रहता तो √2gh आता, लेकिन तो है नहीं, तो काइनेटिक गायब हो गया। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए था यहाँ, वो काइनेटिक लॉस कर गया। किसके द्वारा, तो वर्क बाय फ्रिक्शन के द्वारा। तो सीधा सीधा एक लाइन में क्यों नहीं लिख देंगे हम कि वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन हुआ यहाँ से यहाँ तक, वो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। सीधा सीधा बात लिख देंगे तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ गया। यानी कि बात समझिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझने की देर है, बस इतना ही सोच लीजिए। ठीक है, देखिए अब इसके बाद
सबसे पहले तो हम बताएंगे इधर से, देखिए 45 नंबर क्वेश्चन हम बता दिए थे, अभी बताएंगे 46, 47, 48, 3 क्वेश्चन बताएंगे। मीटिंग एंड होगा उसके बाद ही बताएंगे, 49 तक बताएंगे। लेकिन जल्दी से आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, 46, 47, 48, 49 4 क्वेश्चन पढ़िए, फिर बताते हैं तुरंत, ठीक है। जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, सारा बता देंगे लगातार कि आप लोग पूछिएगा। सर 46 बता देते हैं लगातार, फटाफट आप लोग केवल देखने के लिए तैयार रहिए, ठीक है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। उसका यहाँ पर एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, देख लिए ध्यान से। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, एग्जाम भी में भी आया है। ऐसे है, ये ब्लॉक रखा हुआ इस तरह से है ना। 46 में ब्लॉक ऑफ माई अटैच टू द टू अनस्टेच्ड स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 है, यानी एक स्प्रिंग जो है इधर है ऐसे अटैच्ड है, और एक स्प्रिंग जो है इधर अटैच्ड है। ये K1 है, ये K2 है, और इसका मास m है। बस इतना ही समझ लीजिए। कहता ब्लॉक डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट थ्रू डिस्टेंस x एंड रिलीज, फाइंड द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पास थ्रू द मीन पोजीशन एज शोन इन द फिगर। देखिए अभी नेचुरल लेंथ में है, जब नेचुरल लेंथ में कोई रहता है तो इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसको कहते हैं मीन पोजीशन, इसी को कहते हैं मीन, है ना। कहता है इस ब्लॉक को, इस सिस्टम को x से पहले राइट की ओर ले जाइए, इस ब्लॉक को खींच करके राइट की ओर ले जाइए x से, यानी इस ब्लॉक को x से इधर लेके चले गए, x डिस्टेंस से इधर लेके चले गए, तो धीरे धीरे पकड़ के आप इधर लेके चले गए। जब छोड़िएगा एक बार तो यह स्पीड में भागेगा इधर। इतना नॉलेज तो आपके पास है कि जैसे ही इसको कंप्रेस करके छोड़िएगा तो इधर की ओर ये भागेगा। तो कहता मीन पोजीशन से जब पास करेगा तो वहां पर स्पीड क्या होगा ये बताइए। तो यहाँ बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। कहिए क्यों? क्योंकि रफ सरफेस दिया नहीं है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इसकी एनर्जी को घटाए, यानी बाय कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। देखिए ध्यान सुनिएगा, कंजर्वेशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा वो समझिए। क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि स्प्रिंग भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इस बात को याद रखिएगा। और हम ये बात बता रहे हैं बार से, जब जब आपका कोई लॉस करने वाला सिस्टम नहीं रहे तब टोटल मैकेनिकल का कंजर्वेशन लगेगा। अब जरा गौर कीजिए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट मीन पोजीशन, मीन पर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट कहा, जहां तक खींच के ले गए थे तो उसको कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब बताइए एक्सट्रीम पोजीशन जब ब्लॉक को लेके चले गए थे तो ब्लॉक रुका हुआ था कि मोशन में था? आप लोग बोलिए। रुका हुआ है। वेरी गुड, तब रुका हुआ है तब पहले मीन पर काम लिख रहे हैं। मीन पर जब आएगा तो देखिए ध्यान सुनिएगा, मीन पोजीशन पर जब ब्लॉक रहेगा x बराबर 0 पर रहेगा, अभी मीन पोजीशन पर है, तो इस स्प्रिंग के पास कोई एनर्जी नहीं, इस स्प्रिंग के बाद भी कोई एनर्जी नहीं, क्योंकि स्प्रिंग एनर्जी तभी गेन करता है जब या तो इलोंगेट हो जाए या तो कंप्रेस हो जाए। हाफ के एक्स स्क्वायर में x क्या है? x इलोंगेशन या कंप्रेशन। तो मीन पोजीशन पर तो x 0 है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होगा, अगर आपको थोड़ा इलेबोरेट करके लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट, है ना, स्प्रिंग फर्स्ट लिखते हैं ऐसे घेर करके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सेकेंड, और प्लस हाफ mv स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला यहाँ का काइनेटिक ब्लॉक का। अब देखिए इक्वल टू लिखेंगे, यहां पर जाएंगे तो काइनेटिक 0 होगा एक्सट्रीम पर, ये बात आप पढ़े थे। और फिर लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग फर्स्ट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग सेकेंड, दोनों लगाइएगा। देखिए एसपी से स्प्रिंग लिख रहे हैं। अब देखिए यहां पर स्प्रिंग के पास एनर्जी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीन पोजीशन पर x का वैल्यू 0 है, तो लिखिएगा हाफ
K1 0 का स्क्वायर हाफ K2 0 का स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर, ये तो एक जीरो था, और प्लस हाफ K1 x स्क्वायर हाफ K2 x स्क्वायर। कहीं सर यहाँ x क्यों लिए? क्योंकि x से इसको कंप्रेस किया गया था एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने के लिए। अब ये पार्ट जीरो हो गया, हाफ हाफ सब में है, कॉमन आके कट जाएगा, यानी mv स्क्वायर बराबर आ गया आपको K1 x स्क्वायर K2 x स्क्वायर। अब आपको पता है x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो वेलोसिटी बराबर आप क्या लिखिएगा, आप ही बोलिए। जब वेलोसिटी बराबर लिखने चलिएगा तो आ जाएगा x बाहर, ऐसे बनेगा x स्क्वायर और बचेगा K1 प्लस K2 बाई मास बचेगा v स्क्वायर बराबर, तो सबको अंडर रूट लेके चले जाइए, ये v स्क्वायर बराबर उतना बचा, देख लीजिए ध्यान से, K1 प्लस K2 बाई मास इंटू एक्स स्क्वायर। लेकिन हो सकता है आपके बुक में आंसर ऐसा दिया रहेगा, x बाहर और अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई मास, यानी कि इतना स्पीड से क्रॉस करेगा कहाँ, मीन पोजीशन पर, कौन, ये ब्लॉक। क्योंकि स्प्रिंग का एनर्जी जो है इसको शॉर्ट में भी हम बना सकते थे, शॉर्ट में कहीं कैसे बना सकते थे, तो उसके लिए समझ जरूरी चाहिए, पहली बार में आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए इसके लिए समझ जरूरी है। क्या, जब एक्सट्रीम पोजीशन पर था तो स्प्रिंग के पास एनर्जी है, जब मीन पोजीशन पर आएगा तो स्प्रिंग का एनर्जी खत्म, वो काइनेटिक में चला जाएगा, तो सीधा लिख सकते थे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक। आंसर आ जाता फट से, वहां से भी यही आंसर आएगा। यानी क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, एक एक क्वेश्चन को 3 4 5 बार बनाइए, तब मजा आएगा आपके, ऐसे मजा नहीं आएगा। देख लीजिए ध्यान से, अच्छी तरह से नजर डाल लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन चलते हैं अगला, यानी 47 नंबर प्रॉब्लम पर चलते हैं। किस पर? 47 नंबर प्रॉब्लम पर चलते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, देख लिए ध्यान से, आपको हम स्प्रिंग से डर दूर कर रहे हैं, क्योंकि आज मतलब अगले क्लास में अब सेंटर ऑफ मास चालू होगा और क्लास छोड़ना बिल्कुल मना होगा उसके बाद, क्योंकि नहीं तो फिर आपको कष्ट हो सकता है। देखिए 47 नंबर में आते हैं, ध्यान से देखिएगा 47 नंबर। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन की बात अगर कीजिए तो ये नीट में भी और जेईई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए एक ब्लॉक है इस तरह से आपका, देखिए हम आपका काम कितना आसान कर रहे हैं वो सोचिए, केवल सुनते जाइएगा, आपका काम बनते चला जाएगा, बस सोच लीजिए। ये स्प्रिंग था इस तरह से, ऐसे यहाँ और यहाँ अटैच्ड है, एक ब्लॉक आया, ये ब्लॉक जो है u स्पीड से आ रहा है, कितना, सॉरी v स्पीड दिया है और इसका मास m दिया है। ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये स्मूथ सरफेस है, कैसा है, स्मूथ सरफेस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, देख लीजिए ध्यान से। फिर क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहाँ पर फिक्स स्प्रिंग है 1 इन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपका k है, क्वेश्चन में दिया है। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। आप बताइए ब्लॉक जब इसको धक्का मारेगा तो स्प्रिंग सिकुड़ने लगेगा, यानी कंप्रेस होने लगेगा, और कंप्रेस होते होते स्प्रिंग रुकेगा, कब तक, जब तक ब्लॉक उसको, यानी कहने का मतलब ये ब्लॉक जब तक रुकेगा तब तक ये स्प्रिंग जाके कंप्रेस होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा और इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। याद कीजिए अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब दूसरे तरह से लगा रहे हैं, टोटल मेक एनर्जी का कभी कंजर्वेशन लगा सकते थे कि टोटल मेक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन एंड टोटल मेक एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए उधर से बनाइए, हम दोनों मेथड से बनाते हैं। मेथड फर्स्ट, आप समझने की कोशिश कीजिए, हम दोनों मेथड से बनाते हैं। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन, FINL फाइनल पोजीशन, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट इनिशियल, आई से इनिशियल लिख देते हैं शॉर्ट में। अब देखिए फाइनल में ये ब्लॉक कंप्रेस करते, स्प्रिंग को सिर्फ कंप्रेस कर दिया, जब फाइनल में रुकेगा तभी स्प्रिंग कंप्रेस होगा, यानी x रहेगा उस समय वेलोसिटी 0 होना है, तो यानी वेलोसिटी 0 तो हाफ m0 का स्क्वायर फाइनल में, और हाफ k x स्क्वायर x से कंप्रेस कर गया होगा। लेकिन इनिशियल में काइनेटिक, यहाँ पोटेंशियल 0 होगा स्प्रिंग का, क्योंकि इनिशियल में बताइए कंप्रेस स्प्रिंग है ही नहीं,
तो हाफ के 0 का स्क्वायर और फिर क्या होगा हाफ एम भी स्क्वायर होगा। देखिए ध्यान से, पहले वेलोसिटी था, इसका मतलब क्या हो गया, आप सीधा सीधा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, अब आपको हाफ हाफ कट गया, आपको कंप्रेशन पूछ रहा था आपकी बार कि कितना होगा, तो एक्स बराबर क्या लिखिएगा आप ही बताइए, डायरेक्ट अगर लिखिएगा तो एम बाई के चला जाएगा नीचे, वो अंडर रूट में, आई स्क्वायर है इसलिए भी बाहर लिखिए इधर, लेकिन रूट से बाहर होगा, और नहीं तो इधर लिखिए, यानी इतना कंप्रेस करेगा स्प्रिंग। बात समझ लीजिए बात को। इसी को हम बोले थे कौन से आज सिंपली लिखने के लिए, क्या आप समझ करके लिखते थे, सिंपली लिख सकते थे, और क्या लिख सकते थे वो समझिए, क्या हम लिख सकते थे बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड मेथड में बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप क्या लिख सकते थे, एनर्जी के कंजर्वेशन से क्या लिखिएगा, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। देखिए लिखने का अपना तरीका होना चाहिए, समझ में आने के बाद आपको कोई नहीं पूछ सकता कि आप कैसे लिखें, आपको समझ में आ गया बात तो बस आप लैंग्वेज लिख दीजिएगा। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी लॉस किया तब ना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, तो लॉस हाफ एम भी स्क्वायर और गेन हाफ के एक्स स्क्वायर। आप कहता कंप्रेशन निकालिए तो डायरेक्ट यहाँ से एक्स निकल गया, एम बाई के का अंडर रूट इनटू वेलोसिटी। आप क्वेश्चन बनाइए, बस सोचिए उसको, देखिए क्वेश्चन बन गया। अगर कोई कष्ट है किन्हीं को तो बोलिए, नहीं तो फिर हम अगला क्वेश्चन बताएंगे अभी का भी। इसमें एक पार्ट और है शायद क्वेश्चन का, इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कह रहा है विल द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी सेम एज भी व्हेन इट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। कहता है क्या इस ब्लॉक का वेलोसिटी सेम हो जाएगा फिर से जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पर इतना बड़ा धोखा है आप समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर आंसर जो बी पार्ट का लिखेंगे आंसर उसमें होगा नो। यही देखिए ध्यान से, वेलोसिटी सेम नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होता है, तो पहले डायरेक्शन इधर था, आप लौटेगा तो डायरेक्शन इधर रहेगा, लेकिन यही स्पीड कहता तो यस होता आंसर। अगर बुक पर लिखना चाहते तो वही लिख लीजिए, वेलोसिटी को घेर के सामने लिखिए आंसर नीचे नो, और उसके नीचे लिखिए कि इफ स्पीड देन एस। क्यों, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता, तो जितना स्पीड यहाँ मैग्नीट्यूड में था उतना ही स्पीड फिर यहाँ होगा, क्योंकि ब्लॉक जब धक्का देगा तो फिर से अपना टोटल एनर्जी इसको दे देगा पोटेंशियल, तो फिर काइनेटिक को उतना ही गेन कर लेगा। लेकिन वेलोसिटी था इसीलिए यहाँ पर आंसर हो गया नो। इस बात को समझ सकते हैं आप, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 48 49 जो बोलिएगा सब बताते चलेंगे। देख लिए ध्यान से, 48 नंबर भी बता रहे हैं, एक बार पढ़िए तब तक हम इधर मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बनाइए, बस बात इतनी समझ लीजिए, क्वेश्चन हमसे पूछे हम पूरा बता देंगे, हमको बताने में कोई कष्ट नहीं है। आपको भले पढ़ने में कष्ट है, बहुत कष्ट है, नहीं माथा खराब हो जाता होगा, दिमाग दर्द करता होगा, नींद एकदम आता होगा, बहुत कुछ होता है फिनोमेना, है ना, बहुत घटना दुर्घटना होते रहता है ना। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कोई उपाय तो है नहीं हम लोग के पास दूसरा, है ना, दूसरा उपाय रहता तो मजा आ जाता। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन, है ना। फिर से आपका 48 नंबर क्वेश्चन तो है, वो तो और लाजवाब क्वेश्चन है एकदम, है ना। तो 48 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है उसको समझिएगा। 48 में क्या है, एक आपका ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है ऐसे, और यहाँ पर फिर एक ग्राउंड है ऐसे, यहाँ पर एक स्प्रिंग है ऐसे, और स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक है ऐसे। वो ब्लॉक जो है इससे के साथ कनेक्टेड नहीं है, स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहता है ब्लॉक का मास है जो 100 है, ब्लॉक का मास क्या है 100 ग्राम है, मास जो है m वो 100 ग्राम है, यानी 0.1 kg है इस ब्लॉक का मास।
स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो दिया हुआ है आपका 100 न्यूटन पर मीटर, यानी एस न्यूटन पर मीटर दिया है एस यूनिट में, के का वैल्यू जो दिया हुआ है। फिर कहता है स्प्रिंग कंप्रेस, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट इतना कहता है कंप्रेस बाई 5 सेंटीमीटर, यानी इसको जो कंप्रेस किया गया इधर की ओर, देख लीजिए ब्लॉक को कंप्रेस किया गया इधर की ओर x बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर छोड़ दिया गया। तो जब छोड़ देगा तो बताइए जब ब्लॉक यहाँ से रिलीज होगा, ब्लॉक यहाँ से जब रिलीज होगा उस समय इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये निकालना है आपको। और जब वेलोसिटी आएगा तो देखिए यहाँ से ध्यान से, ये हवा में जाएगा तो ब्लॉक ऐसे जाके गिरेगा, फिर से ऐसे गिरेगा, तो ही आपको यहाँ पर कहते हैं हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। तो कहां पर जाके हिट करेगा ये पूछ रहे हैं, एक्स पूछ रहे हैं कि कितना दूरी होगा, जबकि हाइट है जो 2 मीटर है यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही पूछ रहे हैं आपसे कि कहां पर हिट करेगा, डिस्टेंस निकाल के दिखाइए। तो देखिए सबसे पहले फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पहले यहाँ का स्पीड निकालना पड़ेगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या लिखिएगा, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग क्या लिखिएगा, यही लिखिएगा ना कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक, यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक इक्वल टू लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लिखिएगा। इसी तरह से सीधा सीधा लिखिएगा बात। और अभी हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू होगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हो तो डायरेक्ट आ गया आपको, देखिए कैसे, के बाई एम यानी एक्स आ जाएगा बाहर और के बाई एम का अंडर रूट हो जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट था जो 5 सेंटीमीटर था, तब मीटर ऐसा यूनिट में लीजिए, 5 सेंटीमीटर को इतना लिखिएगा। और देखिए के का जो वैल्यू था वो 100 था, इस बात को समझ लीजिए। और ये जो था मास जो था 0.1 था, ये कितना था 0.1 था, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो v बराबर लिखिएगा 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, और इसको 10 जाएगा तो 1000 का होगा आंसर, 10 रूट 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैल्यू, देख लीजिए ध्यान से। यानी v बराबर जो हो जाएगा, एक जीरो कटेगा 0.5 और रूट अंडर 10 मीटर पर सेकेंड आ गया स्पीड यहाँ पर। अब ये हिट करेगा यहाँ पर, जब ये यहाँ पर हिट करेगा तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज। तो याद कीजिए अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, आज एक क्वेश्चन और इसके पहले भी बता चुके हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स बराबर वो होता है v और अंडर रूट 2h बाई जी, ये फॉर्मूला होता है जो कि हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर v कितना है, ये है 0.5 और रूट अंडर 10 और इनटू रूट अंडर, देखिए ध्यान से अब 2 इंटू हाइट, तो हाइट है और ये 2 मीटर है, तो 2 इंटू 2 बाई रूट 10, तो रूट 10 गायब हो गया, देख लिए ध्यान से। और यहाँ पर जब आएगा तो 0.5 इंटू 2 यानी 1 मीटर की दूरी पर जाके ये क्या होगा, लैंड करेगा जमीन पर, यानी ये x बराबर क्या होगा आपका 1 मीटर होगा, इस बात को समझ लीजिए। और कहीं कोई डाउट है तो हमसे बोलिए, हम फिर से बतलाने के लिए तैयार हैं, देख लीजिए ध्यान से। कोई परेशानी है तो बोलिए, किन्हीं को भी किसी तरह का परेशानी है तो बोलिए। देखिए अब हम वर्क ऑफ एनर्जी का प्रॉब्लम तभी बताएंगे, जिनको जो पूछना रहेगा उस क्वेश्चन को ट्राई करके हमारे पास भेजिएगा और हम फिर से बता देंगे, बस हम इतना ही बता रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हमसे पूछना होगा तो उस क्वेश्चन का सलूशन क्या किए हैं हमारे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, हम अगले क्लास में पहले उसका क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ट्राई किया होना चाहिए। बिना ट्राई का बोलिएगा सर ये नंबर बता दिए, तो हम नहीं समझते हैं, हम समझते हैं कि आप मेहनत नहीं करेंगे। लगभग 50 तक हम क्वेश्चन सारा ही बता दिए, कुछ ही क्वेश्चन छूटा होगा बीच में, ठीक है। तो आज का क्लास यही बंद होता है और इसके बाद हमारा जो अब चैप्टर चालू होगा, पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तब कोलिजन पढ़ाएंगे, बस इतना ही याद रखिए।
तभी काम आगे बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है फिर। बस इतना सोच लीजिए, तभी काम आपको आगे बनेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो अब आज का क्लास लीव करते हैं, ठीक है।